गेहूं को सबसे पहले गेहूं को ही फर्टिलाइजर की, यूरिया की जरूरत गेहूं को ही पड़ी उस समय तक, उससे पहले तक हमारा किसान यूरिया यूज कर ही नहीं रहा था। ना। हरित को क्रांति से पहले तक हमारा किसान यूरिया यूज नहीं कर रहा था। देश में कोई भी एक दाना फर्टिलाइजर कोई जानता ही नहीं था हरित क्रांति से पहले। पहले। जो आपका मेन प्रश्न था कि देश में आज खाद्यान्न की, सब्जी की, फल की प्रचुरता होने के बावजूद किसान के कर्ज सामने पर। कर्ज में क्यों है? जी। आज की तारीख में जो आपका बेसिक प्रश्न था किसान कर्जदार है, तो ये मान लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों ने उसको कर्ज में ढकेला है। कारण क्या है कि सबको तो सामान बेचना है किसान को, किसी को यूरिया, डीपी, पोटाश, जिंक, सल्फर बेचना है, किसी को इंसेक्टिसाइड, विडिसाइड, फंगिसाइड बेचना है, किसी को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सहायक यंत्र बेचने हैं, किसी को बोरिंग का सामान और समर बेचनी है। सबको तो बेचना ही है ना। मंडी तो किसान तो एक बाजार बन के रह गया बेचारा। एग्जैक्टली क्या है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की ओर दौड़ रहा है। हर व्यक्ति जी। नीतियों का अपना एजेंडा है, वैज्ञानिकों का अपना एजेंडा है, टेक्नोक्रेट का अपना एजेंडा है, और बस किसान एक ऐसा विचार है जो अपना एजेंडा नहीं सेट कर पा रहा है, वो कंफ्यूजन में है। खेती की परिभाषा बता दूं, सारे देश का वैज्ञानिक जानता है, हर वैज्ञानिक ने एक एग्रोनॉमी की डिफिनेशन पढ़ी है। भूमि एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट कि जिससे किसान के परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। सभी का मतलब है रोटी, दाल, सब्जी, तेल, दूध, घी, सब कुछ। और जमीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ये है खेती की परिभाषा। थी, है, रहेगी। अगर इस परिभाषा पर हमारे देश की नीतियां, वैज्ञानिक बात करें, किसान सोचे, तो किसान को कोई घाटा नहीं। अभी क्या ठीक है, नेता लोग कहते हैं भारत माता की जय, मुझे तो हंसी आती, कौन सी भारत माता? ये मेरे देश की कृषि योग्य जमीन ही तो माँ है। और इसकी जय का मतलब क्या है? इसके नीचे पानी हो, इसमें ह्यूमस हो, इसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी हो, ये समृद्धि है, तब हम मनुष्य को सुख शांति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साथियों, आज मेरे साथ में अभी समय डॉक्टर विनोद कुमार सचान जी हैं, और आप अच्छे से भली भांति सब लोग परिचित हैं, मतलब मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मेरा जो सवाल है सचान सर से, उस पर आऊँगा। सर, अगर मैं बात करूं तो देश में आज हमारे, मतलब जो हरित क्रांति के समय बात होती थी, सब हमें खाद्यान्न पर निर्भर होना है, खाद्यान्न की कमी है, खाद्यान्न की समस्या है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, अमेरिका से कहाँ कहाँ से उस समय हम अपनी पूर्ति कर रहे थे। आज की बात करें हम, खाद्यान्न की इतनी प्रचुरता है हमारे देश में, चाहे वो अनाज की हो, फल की हो, सब्जी की हो, सारी खाद्यान्न की प्रचुरता है। और उसके बाद भी हमारे किसान की स्थिति ये है कि आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और संपन्नता नाम की चीज की बात करें तो संपन्नता उसे कहीं नजर नहीं आती, उल्टा और कर्ज से दबा जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं या ऐसी परिस्थितियां इतना कुछ करने के बाद भी क्यों बन रही है? ये जो कमी थी, ये हमारी पॉलिसीज की कमी थी। जो ब्रिटिश आए ना, अंग्रेज, जी। अंग्रेजी साम्राज्य के जो 150 साल थे, मुगलों ने कभी भी हमारी एग्रीकल्चर में कोई दखलंदाजी नहीं किया। जी। उन्होंने चाहे कुछ भी किया, लेकिन एग्रीकल्चर में उन्होंने कोई छेड़छाड़ की नहीं। हमारे देश का किसान जैसे खेती कर रहा था वैसे कर रहा था। अंग्रेजों ने जो खेती का तौर तरीका बदला ना, जी। तो उनकी पॉलिसी के कारण 1900 देश की आजादी के बाद ऐसा था ही क्या, मतलब एक्चुअली खाद्यान्न की कमी। इसके पहले चलिए, जब खाद्यान्न की कमी हुई तो हरित क्रांति आई, और इस हरित क्रांति को लाने में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने की अपील थी जी। देश के वैज्ञानिकों से, नीतियों से, बुद्धिजीवियों से कि भाई एनी हाउ देश में जो खाद्यान्न की समस्या है उसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। जी। सबको टास्क दे दिया गया। अब जो टास्क मिला, तो जिन लोगों ने इस लक्ष्य को लिया कि ठीक है सर, मैं करता हूं पूरा, तो चूंकि अंग्रेज अभी अभी गए थे, अंग्रेजों के समय उनको, अंग्रेजों के साम्राज्य में उन लोगों ने काम किया था, तो पूरी की पूरी अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी ना हरित क्रांति में, वही लॉन्च कर दी गई। क्या?
उन्नतशील बीज लाने, खास करके गेहूं। सबसे पहले गेहूं की, चूंकि खाद्यान्न की जब कमी थी तो गेहूं आ रहा था, और गेहूं की रोटी, चूंकि हम लोग इंडिया में तो गेहूं होता नहीं था, हम लोग तो ज्वार बाजरा बिजरा की रोटी खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, चना। ये गेहूं ले आए, फिर गेहूं का कल्टीवेशन शुरू हुआ। गेहूं को सबसे पहले गेहूं को ही फर्टिलाइजर की, यूरिया की जरूरत गेहूं को ही पड़ी उस समय तक, उससे पहले तक हमारा किसान यूरिया यूज कर ही नहीं रहा था। ना। हरित वो क्रांति से पहले तक हमारा किसान यूरिया यूज नहीं कर रहा था। देश में कोई भी एक दाना फर्टिलाइजर कोई जानता ही नहीं था हरित क्रांति से पहले। ये सब हरित क्रांति के बाद जी। गेहूं आया, फिर यूरिया आया, फिर डीएपी आया, फिर बोरिंग के साधन हुए, भूगर्भ जल को लूटने का काम हुआ, गेहूं का रकबा बढ़ता गया, गेहूं की रोटी हमको अच्छी लगती गई। अब आज जैसे पूरा देश हमारा गेहूं की रोटी ही खाना चाहता है। अब कुछ बुद्धिजीवी जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, शहर आ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, अब वो मल्टीग्रेन आटे की तलाश में है जी। अदरवाइज आज भी देश को गेहूं की रोटी अच्छी लग रही है, ज्वार बाजरा की रोटी कोई खा ही नहीं रहा है। तो जो आपका मेन प्रश्न था कि देश में आज खाद्यान्न की, सब्जी की, फल की प्रचुरता होने के बावजूद किसान के सामने कर्ज में क्यों है? जी। तो कर्ज में इसलिए है क्योंकि आज खेती में जो लागत है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जी। ये मानिए कि अगर कोई किसान, एक छोटा सा किसान जिसके पास 2 एकड़ जमीन, अगर वो साल में 1 लाख रुपए की उपज बेचता है, कोई भी, आलू की, गन्ने की, गेहूं की, धान की, कोई भी, तो उसके 70,000 रुपए का खर्चा है। जी। ट्रैक्टर की जुताई से, ट्यूबवेल के पानी के किराए से, अच्छे बीज से, फर्टिलाइजर से, फफूंदनाशक से, कीटनाशक से, खरपतवार नाशी रसायन से, हार्वेस्टर की कटाई से, लेबर से, उसका 70,000 रुपया, 1 लाख की फसल जो बेचता है, 70,000, 65,000, 75,000 तक का खर्चा है। अब 5 फैमिली मेंबर, 6 फैमिली मेंबर, 4 फैमिली मेंबर है, 30,000 रुपए उसके पास बचे जी। तो कर्ज में तो रहेगा। इसलिए कर्जा है क्योंकि खेती की लागत बढ़ने के पीछे कारण केवल ये फर्टिलाइजर्स ही है या अन्य कुछ भी कारण हो सकते हैं लागत के पीछे? लागत बढ़ने के कारण फर्टिलाइजर है, सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, मैकेनाइजेशन है, बोरिंग है, समरसेबिल है, कृषि यंत्र, सब तो है। किसान को हर चीज तो खरीदनी है। ये जो सारे कारण आपने मुझे गिनाए, अगर हम आज किसी किसान से बात करते हैं तो वो कहता है इनके बिना खेती संभव नहीं है। हाँ, अब सुन तो लो, क्योंकि पिछले 50 सालों से किसान को यही समझाया जा रहा है कि बिना फर्टिलाइजर के नहीं होगा। अब उसकी फर्टिलाइजर की हैबिट पड़ गई, बीमारी लग गई तो बिना फंजीसाइड की बीमारी नहीं ठीक होगी, बिना इंसेक्टिसाइड के। तो ये एक स्क्रिप्ट जो बार बार जो देखा, जैसे आप 16 फिल्म देखेंगे 10 बार तो आपको हर डायलॉग रट जाएगा। जी। ठीक है ना जी। तो एक किसान तो बेचारा 40 साल से एक ही डायलॉग रट रहा है, संतुलित उर्वरक, पेस्टिसाइड, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ड्रोन, जो सुनाया लोगों ने, जो सिस्टम ने, वैज्ञानिकों ने, नीतियों ने, जो किसान को अगेन 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 स्क्रिप्ट सुनाते 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 आज उसको विश्वास हो गया। अब सुनो, किसान नो डाउट किसान कहता है कि साहब अगर ये सब नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं होगी। अब मैं कहता हूं कि 17वीं शताब्दी में पीछे ले चलते, जैसे हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी तरक्की खुशहाली आई है ना, वो हमेशा कंपेयर करते 1950 से कि 1950 में देखिए हमारे पास 50 मिलियन टन केवल खाद्यान्न था, 300 मिलियन टन के पार हो गया। ठीक है ना, वो मतलब इतने मेंटली हैंडीकैप्ट हो चुके हैं कि इतिहास अगर देखना है तो इतिहास, हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो हिस्ट्री में तो हम 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में आप क्यों 1950 से पढ़ते हो? एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में चले जाओ 17वीं शताब्दी में, तो भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था, हम पुरोहित राष्ट्र कहे जाते थे, हम
हमारी देश की 17वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। किसकी दम पर? खेती की दम पर। था क्या? हमारी मातृभूमि धरती माता जिंदा थी। इस हरित क्रांति में मैंने क्या किया? मैंने धरती को मारा, धरती के नीचे का पानी लूटा, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट किया। अब प्रकृति में खेती करते हैं ना, अब प्रकृति को मैं 50-70 सालों में नष्ट कर चुका। अब प्रकृति में क्या बचा? जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए 1%, हो गया 0.3। जमीन के नीचे पानी होना चाहिए 40 फुट पर, चला गया 250, 300, 500 फुट पर। जमीन के ऊपर जंगल होना चाहिए 30%। आजादी के समय हमारे देश में 27% फॉरेस्ट एरिया था, जो आज घट करके 7.8% बचा है। मतलब 20% के आसपास खत्म हो गया। जंगल काट दिए, 30% के आसपास हमने ऑर्गेनिक कार्बन कम कर दिया। पानी तो हमने बिल्कुल ही लूट लिया। बायोडाइवर्सिटी के नाम पर ना कहीं मेंढक है, ना कहीं केंचुआ है, ना तितली है, ना मधुमक्खी है, ना कहीं पक्षी है। तितली अब तो दिख जाए तो ऐसे लगता है किसान को, साहब ये तो कीड़े पैदा करने वाली है, इससे तो कीड़े पैदा होंगे। और वो इसको कीड़ा सुन तो लो, जैसे कीड़ा 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 कीड़ा। अब कितने इंसेक्ट मेरे इस नेचर में बेनिफिशियल है, कितने हार्मफुल है, इसका तो कल गणित किसी को है नहीं। बोले कीड़ा है, जो भी दिखा ना बोले कीड़ा है। कीड़ा ये हमारे दिमाग में है, कीड़ा कहीं नहीं है, बीमारी कहीं नहीं है। आज की तारीख में जो आपका बेसिक प्रश्न था, किसान कर्जदार है, तो ये मान लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों ने उसको कर्ज में ढकेला है। कारण क्या है कि सबको तो सामान बेचना है किसान को। किसी को यूरिया, डीपी, पोटाश, जिंक, सल्फर बेचना है, किसी को इंसेक्टिसाइड, विडिसाइड, फंगिसाइड बेचना है, किसी को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सहायक यंत्र बेचने हैं, किसी को बोरिंग का सामान और समर बेचनी है। सबको तो बेचना ही है ना। मंडी तो किसान तो एक बाजार बन के रह गया बेचारा। अभी आपने कहा कि भाई जो किसान कर्ज में है उसके पीछे एक मुख्य कारण है लागत अधिक होना। क्या इस लागत को अब जब किसान को लगता है कि भाई, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात करे, चाहे ट्रैक्टर्स की बात करे या यंत्रीकरण की बात करे, ये सब जब जरूरी है उसके लिए, तो उस समय क्या इस लागत को अब कम किया जा सकता है? बिल्कुल चुटकी बजाते ऐसे संभव है? बिल्कुल ऐसे 1 साल में। देखिए, खेती शुरू होती रैनी सीजन से। जी खरीफ, रबी, जायद, जी ये सीक्वेंस है। जी। खरीफ के पहले गर्मी का सीजन होता है, जिस समय किसान ताश खेल रहा होता है। खेत में फसल, उसको खेत में बोना है और फसल को पानी चाहिए। बिल्कुल। रैनी सीजन में ऊपर से पानी गिरता है। खेत में जो कार्बनिक पदार्थ है वो रैनी सीजन में ही सड़ता है, और सड़ने की क्रिया पानी से होगी। हम खेती शुरू करते हैं अप्रैल से। चैत्र आता है ना, नया साल जी। मार्च के बाद, यानी गेहूं की, रबी की फसलों की हार्वेस्टिंग के बाद खेती का नया सीजन शुरू होता है। बिल्कुल। वहां से मुझे खेती की तैयारी करनी होती है कि हम देखते हैं कि मुझे इन खेतों की मेड़बंदी करना है, ठीक है ना। हमको ये फसल बोना है, हमको खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना है, हमको जमीन में जीवांश बढ़ाना है। अगर हम अपनी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन, देखिए खेल केवल ऑर्गेनिक कार्बन का है। खेती में खेल केवल ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है 16 से 18 यूनिट तक जी। अगर मेरा हीमोग्लोबिन 6 यूनिट रह जाए और फिर मुझे कोई बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर तब तक इलाज नहीं करता जब तक हीमोग्लोबिन ना बढ़ जाए। वो मेंटेन लेवल लेके डॉक्टर भी जानता है कि जिसका हीमोग्लोबिन कम हो चुका है उसका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है तब तक जब तक हीमोग्लोबिन ना बढ़ जाए। इसी प्रकार धरती है, धरती में जो जीवांश कार्बन, उसको मैं एक बार हीमोग्लोबिन मान लेता हूँ कि जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीन में 1% से एबव होना चाहिए, वो आज घट करके 0.3% रह गया। 0.3% वाली जमीन में जब आप कोई क्रॉप बोगे, गेहूं की, धान की, गन्ने की, कपास की, तो नो डाउट उसकी जो रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की, क्रॉप की, जमीन के पास तो सामर्थ्य नहीं, इसलिए मुझे फर्टिलाइजर डालने पड़े। मैं यूं कहूं कि अगर देखो, फर्टिलाइजर डालना, पेस्टिसाइड डालना, ये सब क्या है? एक तो एक अज्ञान है, अधर्म है, कुकर्म। क्योंकि ये माँ है, धरती माँ, पालन पूरा जीवन की खुशियों का संबंध इसी माँ से है जी। इसमें जीवांश कार्बन अगर मैं
0.3 से बढ़ा करके 1% करने का प्रयास करूं। और करना क्या, कुछ नहीं करना है, जो आपने खेत से काटा खरीफ में और रबी में जायद में आप खा लीजिए, पशुओं को खिला दीजिए, जो बच जाए वो रिटर्न कर दीजिए। आग मत लगाइए, फेंकिए मत, बेचिए मत, जो बच जाए वो जमीन को लौटा दीजिए। मेड़ बन चुकी है, पेड़ लग चुके हैं, बारिश आएगी, ये कार्बनिक पदार्थ कार्बन बनेगा, और अगर इसमें जीवाणु हैं, अब जैसे दो चीजें हैं, कार्बन में डालता नहीं, और जो जमीन में जो पड़ा हुआ कार्बन है उसको, उससे जीवांश बनाने की प्रक्रिया करते थे सूक्ष्म जीवाणु, वो मैं पेस्टिसाइड डाल करके मार चुका हूँ। बिल्कुल। अगर मैं एक बार देश संकल्प ले कि पेस्टिसाइड नहीं डालने, कार्बन डालना है, जीवामृत डालना है, पहली साल से ही किसान की जो लागत थी ना, वो पेस्टिसाइड की और फर्टिलाइजर की लागत तो खत्म। केवल उसने 100, 10, 20, 50 कुंटल जो भी कचरा था, मतलब वो केवल खेत में डाला है। और बारिश में मेड़ बन गई, बारिश का पानी 1 महीना ठहर गया, नमी रह गई, तो वो कार्बनिक पदार्थ कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने जीवामृत डाल दिया, जंगल की मिट्टी के जीवाणु, तो उस कार्बन को वो जीवांश में बदल देंगे। जीवांश में 16-17 पोषक तत्व, वैज्ञानिक जितने भी कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, ये जितना भी नाम ले रहे हैं ना, सारा का सारा जो मटेरियल है वो सब जीवांश में है। क्या जरूरत है किसान को फर्टिलाइजर? लेकिन देश का कोई भी वैज्ञानिक, आप सोशल मीडिया में झांक करके देखिए, तलाश करके देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोई बात नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग के वकालत करने वाले लोग भी जीवामृत की बात करेंगे, वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे, नेटिव कंपोस्ट की बात करेंगे, कंसोर्सिया की बात करेंगे, नैनो यूरिया की बात करेंगे, सब बात करेंगे, बट सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोई बात नहीं करता। कारण सबको तो मार्केट बंद हो जाएगा ना, सबको तो दुकान चलानी है, मुख्यतः दुकान का खेल है सारा, बिजनेस का खेल है। तो अगर हमारा किसान प्राकृतिक खेती के ऊपर आए या इस बात पर आए कि हमें अपनी जमीन का जीवांश बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर उसकी लागत कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये जो कर्जे वाली समस्या है, मुक्त हो जाएगा, मुक्त होगा उससे। आज किसान कर्जा काहे के लिए लेता है? सरकार से पूछो, सिस्टम से पूछो कि आप किसान को कर्जा, तो यही तो कहा जाता है कि उन्नतशील बीज ले लेना, इससे फर्टिलाइजर ले लेना, इससे पेस्टिसाइड ले लेना। अच्छा, अब उन्नतशील बीजों की और फर्टिलाइजर की आपने बात की, अभी बीच में एक चर्चा और आपने की थी कि भाई 50 मिलियन से हम 300 मिलियन पे खाद्यान्न में आ गए। और खाद्यान्न में मुझे लगता है मुख्यतः हमारा जो बड़ा है, गेहूं और धान बड़ा होगा। बिल्कुल। क्या हमें इतने गेहूं और धान की अभी आवश्यकता है? देखिए सुनिए, एक मिनट और रोकूंगा मैं आपको, जबकि आप इससे पहले मुझे बताया कि भाई 1950 से पहले या हरित क्रांति से पहले हमारे खाने में जबकि ये चीज थी ही नहीं, मोटा अनाज हमारे सारा खाने में सारा मोटा अनाज था, और जब मोटा अनाज होने के बाद भी हम इस खाद्यान्न पे आ गए और इसकी भी क्षमता हमने इतनी बढ़ा दी कि मोटे अनाज को बिल्कुल ही भूल चुके हैं अभी हम। तो वास्तव में आवश्यकता है इसकी इतनी? देखो सुनो, एग्जैक्टली क्या है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की ओर दौड़ रहा है, हर व्यक्ति जी। नीतियों का अपना एजेंडा है, वैज्ञानिकों का अपना एजेंडा है, टेक्नोक्रेट का अपना एजेंडा है, और बस किसान एक ऐसा विचार है जो अपना एजेंडा नहीं सेट कर पा रहा है, वो कंफ्यूजन में है, ठीक है ना? तो वो जो सुनता है, जो देखता है, जहाँ वो लाभ पाता है, वो भी तो थोड़ा सा सोच रहा है कि गेहूं में चलो कोई गेहूं धान एक ऐसी क्रॉप है जो सेफ साइड निकल जाती है, कोई आपदा विपदा नहीं आती, तो वो भी बेचारा गेहूं धान को पकड़े। लेकिन वो ये भूल गया इसमें आपदा विपदा गेहूं में धान में तो नहीं आती, लेकिन उसके जीवन में तो विपदा आ चुकी है ना जी। वो सोचता है गेहूं की फसल बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल जाती है, पैदावार बेशक कम हो, धान की भी निकल जाती है। चने की करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उकसा लग जाए, ऐसा ना हो इल्ली लग जाए, ऐसा ना ओला पड़ जाए, ऐसा वो सोचता है। लेकिन ऐसे तो उसकी किस्मत में ओले ओले पड़ चुके ना सब, वो जिंदा कहाँ है किसान? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 70% तो करीब करीब उसका लागत ही लागत आ रही है, 30% बच रहा है, और वो भी अगर 4-5 लोगों की फैमिली आप पकड़ के चलती हो तो उनका अगर वो श्रम लगा ले तो 30% भी नहीं बचता है फिर। मैं देश के
हर किसान से, जैसे अभी यहाँ ट्रेनिंग में मेरे यहाँ लोग आते हैं, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि यहाँ 10 एकड़ का किसान कौन है, तो कोई ना कोई हाथ उठा देता है। फिर मैं उसको इधर बुला लेता हूँ अपने पास, फिर उससे कहता हूँ कि मित्र आप हम पर विश्वास करते? बोले हाँ। तो हमने कहा 5 लाख रुपए हमको उधार दे दो। तो मुस्कुरा के कहता साहब मेरे ऊपर तो 1.5 लाख का कर्जा है। तो मैं कहता हूँ उससे कितने साल से खेती कर रहे हो? तो बोलता है कि सन 13 में मेरे पिताजी खत्म हो गए, 12 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। हमने कहा 10 एकड़ जमीन की कीमत कितनी है? बोले 2 करोड़। हमने कहा 2 करोड़ पूंजी फंसी है और 3 लाख का तुम्हारे ऊपर खर्चा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक पान की गुमटी खोलने वाला व्यक्ति जिसकी कोई पूंजी नहीं फंसी, 20,000 की गुमटी है, उसके पास 10 लाख रुपए उसका बैंक बैलेंस है, और यहाँ 10 एकड़ का किसान जो कर्ज में डूबा है। तो मैं उससे कहता हूं कि इस बात पर चिंतन करो, कर्ज में क्यों हो, यानी खेती का तौर तरीका मेरा गलत है। अभी देश में क्या मोनोकल्चर चल रहा है, जैसे आगरा के क्षेत्र में, अलीगढ़, मेरठ और इटावा फरुखाबाद के क्षेत्र में आलू जी, तराई बेल्ट में चले जाएंगे गन्ना, गुजरात के कुछ इलाकों में चले जाएंगे केवल काटन, कहीं पर अंगूर, कहीं पर केवल गेहूं, बिल्कुल, कहीं पर केवल धान, इधर महाराष्ट्र में चले जाएं ये तो खेती है ही नहीं। खेती का मतलब होता है, खेती की परिभाषा बता दूं, सारे देश का वैज्ञानिक जानता है, हर वैज्ञानिक ने एग्रोनॉमी की डिफिनेशन पढ़ी है, भूमि एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट कि जिससे किसान के परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। सभी का मतलब है रोटी, दाल, सब्जी, तेल, दूध, घी, सब कुछ। और जमीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ये है खेती की परिभाषा। थी, है, रहेगी। अगर इस परिभाषा पर हमारे देश की नीतियां, वैज्ञानिक बात करें, किसान सोचे, तो किसान को कोई घाटा नहीं। अभी क्या है, जमीन की फर्टिलिटी की कोई चिंता नहीं है, मुझे तो उत्पादन 300 कुंटल आलू का मिलना चाहिए, फिर ये धरती जाए भाड़ में। नमक डाल करके, H2SO4 यानी तेजाब डाल करके, निरमा डाल करके, इस माँ को कौन माँ मान रहा है? अब जैसे आजकल नेता लोग कहते हैं भारत माता की जय, मुझे तो हंसी आती, कौन सी भारत माता? ये मेरे देश की कृषि योग्य जमीन ही तो माँ है। और इसकी जय का मतलब क्या है? इसके नीचे पानी हो, इसमें ह्यूमस हो, इसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी हो, ये समृद्धि है, तब हम मनुष्य को सुख शांति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो आपसे मेरी बातचीत हुई है, चर्चा हुई, तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारे किसान को समृद्ध होना है, वैभवशाली होना है, तो अपनी भूमि को, अपनी माँ को, उसको वैभवशाली पहले बनाना है। बिल्कुल। जब तक माँ धरती में, किसी किसान की 5 एकड़ का टुकड़ा अगर है और 3 लाख का कर्जा है, दुनिया का कोई सूरमा भोपाली उसको कर्ज से मुक्त नहीं करा सकता। उसको कर्ज से मुक्ति दिलाएगी उसकी धरती माता। जिस दिन वो अपनी माँ को माँ मान लेगा, माँ की पूजा कर लेगा, माँ की सेवा कर लेगा, धरती माता उसको मुक्त कर देगी कर्ज से। साथियों, ये जो परिचर्चा है निरंतर आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहेगी, और ये अभी जो चर्चा सर से हुई है, मैं समझता हूँ आपको लाभ देने वाली होगी। और इसके अतिरिक्त और अधिक आप जानकारी वाले विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, कृषि संस्कृति के नाम से सर का चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको इससे संबंधित मिल जाएंगे। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अन्य विषयों पर इस तरह से सर से बातचीत करके आप लोगों के लिए उपलब्धता कराता रहूं।